हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कबोसर क्लासेस में। मेरा नाम कोमल है और आई होप आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जिनके बोर्ड्स आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और जिनके एनुअल एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं निबंध को, जो 11th क्लास में आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। सिंपली इसमें आपको फॉर्मेट बताया जाएगा कि कैसे लिखना है निबंध, आपको टॉपिक्स बताए जाएँगे, आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप ईज़िली हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में जो भी हमें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और इस नंबर पे आप, ये जो नंबर शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन में, इस नंबर पे आप हाय का मैसेज भेजिए और जिसकी पीडीएफ चाहिए आप वो सब्जेक्ट बता दीजिए, आपको आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले निबंध से। तो हमारा पहला निबंध है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं, आपके क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि प्रस्तावना लिखिए या फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व। इसमें हम जो हमारा इसमें संकेत बिंदु दिए जाएँगे, जैसे सतत विकास कौशल, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, 21वीं सदी के 4 कौशल। हमें क्या करना है, जितनी भी हमें ये हेडिंग्स दी गई हैं उपसंहार तक, हमें इन हेडिंग्स को बना के लिखना होता है। और अगर आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है और हेडिंग्स दी गई हैं, तो आपको उन हेडिंग्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा होगा, ये सतत विकास की एक हेडिंग बना दी, फिर सामाजिक भावनात्मक विकास, फिर 21वीं सदी का कौशल। इसी तरह से आपको हेडिंग वाइज़ लिखना होता है और हेडिंग्स को, अगर हो सके तो आप हेडिंग्स को हाइलाइट्स कर सकते हैं, अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम एक्स्ट्रा है तो। लेकिन आपको अपने निबंध को इस तरह से लिखना होता है कि जो भी एग्ज़ामिनर चेक करे तो उसे पूरा डिफाइन हो जाए कि आपने किस टॉपिक के बारे में लिखा है। और लास्ट में आपको ये उपसंहार एडिट करना होता है, जो इसे हम कॉन्क्लूज़न भी बोल सकते हैं कि हमने जो पूरा निबंध लिखा है, देखिए जैसे हमने ये पूरा निबंध लिखा है तो इसका कॉन्क्लूज़न क्या आ रहा है, वो आप इसमें ऐड करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है ये नई शिक्षा नीति। सेकंड हम जाते हैं हमारे सेकंड निबंध पे। सेकंड है हमारा डिग्री प्राप्त युवा वर्ग और बेरोजगारी अथवा बेरोजगारी का दानव। तो हमारा बेरोजगारी के ऊपर निबंध आ सकता है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिग्री प्राप्त युवा वर्ग और बेरोजगारी, या तो इतना ही आपका हेडिंग दे देगा, आपको इसके बारे में निबंध लिखना है, या फिर दे देगा कि बेरोजगारी का दानव, या फिर बेरोजगारी भी सिंपल दे देगा आपको कि इस पे निबंध लिखो। सो देखिए, मेन चीज़ होती है हमें संकेत बिंदु, तो आपको संकेत बिंदु डालना है। फिर प्रस्तावना, स्टार्टिंग, देखिए स्टार्टिंग करने के लिए हमें निबंध में प्रस्तावना हेडिंग डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप जैसा फॉर्मेट दे रखा है, अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो उस फॉर्मेट के अनुसार लिखिए, अगर नहीं दे रखा है आप खुद से हेडिंग बना के लिख सकते हैं। बस आपका लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ठीक लिखा है। और लास्ट में आपको ऐड करना होता है उपसंहार, जैसे कि हमने पिछले निबंध में भी देखा था। ये देखिए, एंडिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए प्रस्तावना डालना है और एंडिंग के लिए आपको उपसंहार डालना है। फिर नेक्स्ट है हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या और हमारी प्रगति, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि बढ़ती आबादी और सिमटते साधन, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ना देकर वो आपको ऐसा दे कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या के ऊपर आपको निबंध लिखना है। सिंपल सी बात है, प्रस्तावना लिख दीजिए और जैसे यहाँ पे लिखा, जिस देश में सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहाँ कभी दूध या नदियाँ बहा करती थी, तो इस टाइप से आपको इसमें फॉर्मेट बना के लिखना होता है। आप चाहें तो इसमें जैसे यहाँ पे छोटे-छोटे क्वार्ट्स जिसे हम बोलते हैं विचार, है ना, उनको भी ऐड कर सकते हो और इनको हाइलाइट कर सकते हो अपने निबंध में। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान जाएगा और उसे लगेगा कि हाँ कुछ तो लिखा है। फिर इसमें भी आप उपसंहार एडिट करना मत भूलिएगा। सेकंड हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट निबंध पर, ये है शिक्षा में खेलकूद का स्थान। ओके, या फिर ऐसे आ सकता है कि खेलकूद क्यों महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, या ऐसा करके कुछ। इसके संकेत बिंदु वही हैं, प्रस्तावना, शिक्षा और क्रीड़ा का संबंध, क्रीड़ा एवं व्यायाम के विभिन्न प्रकार, शिक्षा में क्रीड़ा एवं व्यायाम का महत्व, समन्वय और उपसंहार। फिर इसमें ये हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं। देखिए,
इस निबंध में भी हमारा एक कोट यूज हो रखा है, वर्क विल यू वर्क, प्ले विल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। आप इस प्रकार से अपने निबंध में छोटे छोटे कोट्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स को हाईलाइट करते हैं। पहला है हमारा कार्यालय पत्र। तो इसमें है, मुख्य सचिव देहरादून की ओर से आयुक्त नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को एक अनुस्मारक पत्र लिखिए जिससे गांव वासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना न दी जाने का उल्लेख किया गया हो। तो इसमें आप सिंपल सी, जैसे इसमें बता रखा है कि अनुस्मारक पत्र लिखना है तो आप हेडिंग डालेंगे अनुस्मारक पत्र। आप फिर इसमें एड्रेस को मेंशन करेंगे, उसमें डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद जो लिख रहा है उसके बारे में आपको लिखना है कि मुख्य सचिव द्वारा लिखा जा रहा है, और उस मुख्य सचिव का एड्रेस मेंशन करना है। फिर उसमें जिसको लिखना है सेवा में हमें हेडिंग डालनी है। उसके बाद हमें लिखना है आयुक्त नगर विकास प्राधिकरण देहरादून। फिर हमें आगे जो भी हमारा मैटर है हमें उसको महोदय लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। जो भी आपको मैटर है या प्रॉब्लम है जिस वजह से आप लिख रहे हैं पत्र, आपको वो मेंशन करना है। और लास्ट में आपको जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम लिखना है, हस्ताक्षर करने हैं, दैट्स इट। बस हमें पत्र में, जो हमारा पत्र है इसमें हमें मेन ध्यान यही रखना होता है कि हम अपना एड्रेस किस तरह से मेंशन कर रहे हैं, हमारा फॉर्मेट क्या है, और हम किस टॉपिक पे बताना चाह रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है। सेकंड हम पत्र देखते हैं। इसमें है, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई न होने का कारण उत्पन्न कठिनाई का वर्णन हो। तो इसमें हमें प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, और हमारे इसमें मेन टॉपिक क्या दिया है, कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई ना होने के कारण, अंग्रेजी क्लासेस ना लगने के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मेंशन करना है। तो सिंपल जैसे हम स्टार्ट करेंगे सेवा में, जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में, प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, और फिर हम इसमें लिखेंगे विषय, टॉपिक क्या है हमारा, अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाई। तो हमने यहाँ पे अपना टॉपिक डाल दिया। फिर हम लिखेंगे महोदय, हमें जो भी कठिनाई आ रही है, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि आपके विद्यालय कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, और फिर क्यों कठिनाई आ रही है, जैसे पिछले महीने में विद्यार्थियों को बड़ी हानि हुई है। पहले श्रीमती सीता उनियाल हमें पढ़ाती थी, फिर अब वो नहीं पढ़ा रही हैं, या ऐसा कुछ भी मैटर है तो आप अपने जो भी टॉपिक है उसके अनुसार अपनी प्रॉब्लम्स को इसमें मेंशन करो जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में। फिर लास्ट में आपको लिखना है, आशा है कि आप वस्तु स्थिति जानकर हमारी परेशानी दूर करेंगे। हम सभी छात्र आपके कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद जिसके द्वारा लिखा गया है, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य है तो उसका नाम लिख दिया कि वो मॉनिटर है और कौन सी क्लास से है, उनका रोल नंबर क्या है, और डेट मेंशन कर दी। बस ये देखो, मेन होता है आपका पत्र में आपका फॉर्मेट किस प्रकार का है, कि आपको कहाँ से कैसे लाइनें, न्यू लाइन कब स्टार्ट करनी है, आपको विषय के बारे में लिखना है, हमारा टॉपिक उसमें क्या विषय दे रखा है, हमें उस बारे में लिखना है। सो इस प्रकार हम अपने पत्र को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संपादक के नाम पत्र। जैसे कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता प्रकट करते हुए संपादक के नाम हिंदी में एक पत्र लिखिए। तो संपादक के नाम लिखना है, तो सेवा में लिखेंगे, जिसको लिख रहे हो उसके बारे में लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, और फिर आपका टॉपिक डालोगे, फिर महोदय लिख के आपका जो भी मैटर है आप इसमें मेंशन करो। देखिए इस प्रकार से। फिर लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना होता है और डेट डालनी होती है जिसके द्वारा लिखा गया है, भवदई कैलाश यात्री द्वारा लिखा गया, उनका एड्रेस डाल के खत्म। सो हमें मेन निबंध में पत्र में यही ध्यान रखना होता है कि हमारा एड्रेस सही होना चाहिए, हमें जो टॉपिक दे रखा है क्वेश्चन में हमें वो क्लैरिफाई करना होता है, उसमें जो मैटर दे रखा है कि हमें जो भी प्रॉब्लम दे रखी है उसको हम अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, हमारा लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कहाँ से कैसे लाइन स्टार्ट करनी है, और लास्ट में हमें धन्यवाद लिखना होता है, डेट मेंशन करनी होती है, आप जैसे लिख रहे हो जिसके द्वारा लिखा जा रहा है। भवदई कैलाश यात्री, जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा था कैलाश यात्री द्वारा, तो अब नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद अपना एड्रेस डालना है, बस। तो हमारा सेकंड निबंध है, यात्रा में रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए रेल अधिकारी को पत्र लिखिए। रेल अधिकारी को पत्र लिखना है तो इसमें लिखेंगे सेवा में, रेल अधिकारी स्टेशन मास्टर बोल सकते हैं हम, स्टेशन मास्टर। फिर उनका एड्रेस लिखेंगे बागेश्वर। फिर हमें टॉपिक लिखना होता है, जो टॉपिक हमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है टॉपिक
कि अभद्र व्यवहार, कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए। तो रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार के संदर्भ में हमने टॉपिक डाल दिया। फिर क्या अभद्र व्यवहार हुआ, कैसे क्या हुआ, हमें वो मेंशन करना है, अपना मैटर, अपनी प्रॉब्लम। फिर लास्ट में हमें धन्यवाद लिखना है। फिर जिसके द्वारा लिखा गया है उसका नाम लिखना है और एड्रेस डाल देना है। कभी-कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ना मेंशन भी कर देता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यात्रा में रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए रेल अधिकारी का पत्र लिखिए, और आपको उसमें नाम भी मेंशन करेगा कि आपका नाम, जैसे यहाँ पे कृपाल सिंह दे रखा है तो ये है। तो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो नेम दे रखा था वही आपको लास्ट में मेंशन करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा है तो आप सिंपल अपना ही नाम लिख दीजिए, और फिर कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसमें जितने भी पत्र दे रखे हैं आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपना फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखिएगा इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आने वाले माध्यमों में से किसी एक पर विस्तार से लिखिए। तो प्रिंट, ऐसा भी बोल सकता है कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले माध्यमों में से किसी एक पर विस्तार से लिखिए, या फिर सिर्फ मुद्रण माध्यम ही बोल देगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया को ही मुद्रण माध्यम कहते हैं। तो इसमें हम अ, लिख सकते हैं, प्रिंट मीडिया अर्थात मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, पोस्टर और पैम्पलेट्स और पुस्तकें आदि सम्मिलित होती है। इनका परिचय इस प्रकार है। फिर हम लिखेंगे समाचार पत्र, पत्रिका, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। समाचार पत्र यह एक ऐसा माध्यम है जो सार्वजनिक रूप से पाठकों को सूचना, लेख व टिप्पणी आदि से परिचित कराता है। प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम संशोधित की प्रथम धारा के अंतर्गत समाचार पत्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है, समाचार पत्र की परिभाषा सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणी युक्त नियत समय पर प्रकाशित होने वाला मुद्रित प्रकाशनी समाचार पत्र है। तो यहाँ पे हमने समाचार पत्र की डेफिनेशन लिख दी। अब फिर हम लिखेंगे समाचार पत्र के प्रकार। जैसे समाचार पत्र के प्रकार दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक। फिर इसमें लिखेंगे हम पत्रिका के बारे में डेफिनेशन देंगे। पत्रिका, समाचार पत्र एवं पत्रिका में कोई विशेष अंतर नहीं होता, अंतर केवल उनके स्वरूप का है। पत्रिका आकार में पुस्तकाकार होती है और पुस्तक की भांति बाइंड अथवा स्टेपल्ड होती है। इसके मुख्य पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ प्राय आकर्षक होते हैं और उस पर कोई समाचार लेख आदि नहीं होता, वरन विज्ञापन आदि इत्यादि छपे होते हैं। सो पत्र पत्रिका में कोई डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा, बस जो पत्रिका होती है उसमें हमारा क्या होता है, ज़्यादा हमें मतलब क्रिएटिविटी उसमें शो होती है। जैसे समाचार पत्र लेख आदि ज़्यादा नहीं होते, उसमें विज्ञापन ज़्यादा दिए होते हैं, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह कहते हैं। फिर हम इसमें लिखेंगे पोस्टर के बारे में। इसमें पोस्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। पोस्टर छपा हुआ वह कागज होता है जिस पर कोई संदेश छपा होता है, यह दीवार पर लगाया जाता है। सिंपल जैसे पैम्पलेट्स वगैरह होती हैं, उन पे हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं। जैसे अपनी दुकान वगैरह का एडवर्टाइजमेंट दे दिया, किसी ने नई शॉप ओपन हुई है, या इस तरह से उसको हम सिंपली पोस्टर कहते हैं संचार माध्यम में। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, समाचार पत्र को मानवता का दैनिक इतिहास क्यों कहा जाता है। तो थोरो ने लिखा है, थोरो राइटर हैं, तो उनके द्वारा जो हमारी डेफिनेशन दी गई समाचार पत्र की, हम इसमें वो लिखेंगे। तो थोरो ने लिखा है, यदि विचारों को छिपाने के लिए शब्दों का आविष्कार हुआ है तो समाचार पत्र बुरे आविष्कार पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सर्वप्रथम 17वीं सदी में समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन जर्मनी में प्रारंभ हुआ था। तब से लेकर आज तक विश्व के लगभग हर देश में समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति समाचार पत्र के माध्यम से अपनी अभिरुचि के अनुसार सामग्री प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे समाचार पत्र में कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, एक अच्छे समाचार पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, सत्यता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, सुरुचि होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए और शीर्षक होना चाहिए। तो हम ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उन 4 पॉइंट्स को हम डिफाइन करेंगे। जैसे सत्यता है, सत्यता के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है स्पष्टता। स्पष्टता को हमने इसमें डिफाइन कर दिया कि किस प्रकार से हमारे जो समाचार है उसमें जो भी हम न्यूज़ लिख रहे हैं वो किस प्रकार से स्पष्ट होनी चाहिए। थर्ड है हमारा सुरुचि। समाचार सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। सुरुचि के 2 आयाम होते हैं, पाठकों के लिए उपयोगी होना तथा प्रस्तुतिकरण की मनोहरता। मतलब जो भी हमारी
हम जो न्यूज़ छाप रहे हैं या न्यूज़ प्रिंट हो रही है, उसमें जो हमारे रीडर्स होने चाहिए पढ़ने वाले, उनको थोड़ा-सा अच्छा भी लगना चाहिए पढ़ने में और उनको समझ में भी आना चाहिए कि क्या लिखा है। इसलिए हम स्पष्टता और इसमें सुरुचि का वर्णन कर रहे हैं। फिर 4th है हमारा संक्षिप्तता। समाचार यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्तता की विरोधी बातें हैं, उसमें कुछ उसकी विरोधी बातें लिख दोगे। संक्षिप्तता मतलब किस प्रकार से हम उसे हमें उसे किस तरह प्रकार से इस तरह से एडजस्ट करके लिखना होता है हमारी समाचार पत्र को कि जो हमारी खबर है वो भी वो समझ में आ जाए जो पढ़ने वाला है और उसमें मतलब कि कोई भी फालतू चीज़ें मेंशन ना की जाए। फिर 5th है हमारा शीर्षक। समाचार को प्रभावी बनाने के लिए शीर्षक में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। एक आदर्श शीर्षक में 3 से 5 तक शब्द होने चाहिए। मतलब जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें हमारी जो हेडलाइन होनी चाहिए, शीर्षक जो होना चाहिए, ऐसा शीर्षक होना चाहिए जो कि पढ़ने वाले रीडर्स को एकदम कैची लगे। जैसे कि इसमें दे रखा है, हौसला है तो मंजिलें हैं आसान, बगदाद 2 धमकों में 60 मरे। तो इसमें हमारी हेडिंग पढ़ के ही हमें ऐसा लगेगा ना कि हाँ यार, न्यूज़ तो पढ़नी चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है, ठीक है? फिर हम 8th पे चलते हैं हमारे 8th मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। संपादक से क्या आशय है? या फिर ऐसे पूछ सकता है कि संपादकीय किसे कहते हैं? ठीक है? संपादकीय से क्या आशय है और संपादकीय किसे कहते हैं? इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो संपादकीय का अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के विचार। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक किसी न किसी जलवंत और समस्यायिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करता है। हमें ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक आपको शो हो रही होगी। आप चाहें तो ये पीडीएफ ले सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को पॉज़ करके भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक अच्छे संपादकीय में कौन-कौन से गुण होते हैं? तो संपादकीय के गुण जैसे यहाँ पे मेंशन किया, संपादकीय की शैली सजीव और प्रभावशाली होनी चाहिए, भाषा सशक्त, स्पष्ट और प्रखर होनी चाहिए। इसमें आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। आप 4 भी लिख सकते हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं, बस आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन पढ़े जैसे संपादकीय से क्या आशय है और संपादकीय के कौन-कौन से गुण होते हैं, इसको कंबाइन करके भी दे सकता है कि संपादकीय क्या होता है वो बताएँ और इसके कोई 2 गुण लिखें या 3 गुण, जितने भी मेंशन किए जाएँगे आप उतने गुण लिख के आएँगे। फिर नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदाओं पर संपादकीय लिखिए। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, संपादकीय किसे कहते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से लिखते हैं और आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उसमें अच्छे से संक्षिप्त तरीके से लिखना है टॉपिक के बारे में। फिर हम अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन्हीं 2 अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्र हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द पायनियर आदि। फिर नेक्स्ट है हमारा, ईमेल किसे कहते हैं? फिर हमें ईमेल की इसमें डेफिनेशन लिखनी है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। यह कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। आमतौर पर इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जनसंचार का ऐसा माध्यम है जिसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक, सिनेमा और पुस्तकालय के सभी गुण विद्यमान हैं। इसके द्वारा संसार भर की जानकारी के साथ-साथ पत्र लेखन और आमने-सामने बैठकर बात करने की तरह बातचीत की जा सकती है। यानी संचार के सभी साधनों के गुण इसमें समाहित हैं। फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खोजी पत्रिका से क्या आशय है? खोजी पत्रिका से आशय है ऐसी पत्रिका जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जाता है। इसी पत्रकारिता के माध्यम से भ्रष्टाचार और नियमितताओं अथवा गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम है। इसे ध्वनि को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है, जहां रेडियो उसे ग्रहण करके पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करके ध्वनि को श्रोता तक पहुंचा देता है। आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना
और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है, तो आपका सिंपल या तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है या फिर वन टाइप डेफिनेट क्वेश्चन जैसे आते हैं उसमें भी पूछ सकता है कि रेडियो किस प्रकार का माध्यम है। तो आपको सिंपल इतना लिखना है कि रेडियो जो है वो श्रव्य माध्यम है संचार का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। श्रव्य एवं दृश्य संचार माध्यम का एक उदाहरण दीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है कि संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम क्या है। दृश्य श्रव्य मतलब जिसे सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो श्रव्य संचार माध्यम का उदाहरण है रेडियो तथा दृश्य संचार माध्यम का उदाहरण है प्रोजेक्टर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है, या फिर ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार से वो घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ब्रेकिंग न्यूज दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला किसी अति महत्वपूर्ण और आकस्मिक रूप से घटी ताजा घटना से संबंधित विशेष प्राथमिक समाचार है। इसका पूर्ण विवरण समाचार वाचक के पास उपलब्ध नहीं होता है। इसमें समाचार प्रस्तुत करने वाला घटनाओं को केवल परिचय के रूप में प्रस्तुत करता है, विस्तृत रूप में प्रस्तुत नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवेदन से क्या आशय है, या फिर रिपोर्ट किसे कहते हैं। कि प्रतिवेदन को ही रिपोर्ट कहते हैं, तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिपोर्ट किसे कहते हैं या फिर प्रतिवेदन किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल आंसर लिखना है संचार माध्यमों में आए चहुमुखी विकास के उदाहरण आज देश विदेश में कार्यक्रम आदि की तथ्यात्मक जानकारी पाने और भेजने के लिए प्रतिवेदन का सहारा लिया जाता है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से पूरी डेफिनेशन लर्न कर लेनी है प्रतिवेदन की। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आलेख से आप क्या समझते हैं। आलेख शब्द आ उपसर्ग तथा लेख शब्द के संयोग से बना है। इसकी उत्पत्ति स्पष्ट करती है कि लेख सर्वांगपूर्ण व सम्यक होना चाहिए। लेख शब्द गद्य की एक विधा को संकेतित करता है। इस प्रकार आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण व सम्यक विचार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होना चाहिए, अथवा आलेख की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं पूछ सकते हैं कि आलेख की विशेषताएं बताओ, आलेख के गुण बताओ, या आलेख में कौन कौन से हमारी खूबियां होती हैं उनको मेंशन करना है। तो सिंपल इसमें आपको दे रखा है, जैसे इसमें हमने आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको इसे भी 5 पॉइंट्स याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सारे ही ठीक लग रहे हैं, सारे लर्न हो जा रहे हैं, तो आप 6 के 6 भी लिख सकते हैं, या फिर जितने मेंशन करता है कि 4 गुण लिखिए या 4 विशेषताएं लिखिए, तो आपको उस प्रकार से हमारा आंसर लिख के आना है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है एक अच्छे आलेख में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, आलेख नवीनता एवं ताजगी से भरा होना चाहिए। नंबर 2, उसमें जिज्ञासा एवं प्रेरणा उत्पन्न करने की शक्ति हो। थर्ड है उसमें विचार स्पष्ट, बेवाक एवं धारा प्रवाह गतिशीलता से भरे हो। फोर्थ है आलेख की भाषा अत्यंत सरल सुगम तथा प्रभावशाली हो। फिफ्थ है उसमें दोहराव न हो। ठीक है, और 6 है उसमें विचारों की प्रस्तुति विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक शैली में हो। आलेख के विषय प्राय समसामयिक विषयों, ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों तथा अवसरों पर केंद्रित होते हैं। सो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये सारे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि समाचार पत्र से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कबीर किस काल के, किस धारा के और किस प्रकार के कवि थे। तो इसका आंसर है हमारा कबीर भक्ति काल के ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरों न कोई के माध्यम से मीरा ने क्या कहना चाहा है। तो इसका आंसर है दूसरों न कोई के माध्यम से मीरा यह कहना चाहती है कि इस संसार में उनका अपना कोई नहीं है, क्योंकि उनके सब भाई बहन बांधत्व और परिजन उनके आराध्य कृष्ण की भक्ति के मार्ग के बाधक बनकर उनके शत्रु बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा ने स्वयं को किसको समर्पित किया है। इसका आंसर है मीरा ने स्वयं को कृष्ण को समर्पित किया है, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीरा ने कौन सा घृत काढ़ लिया है। इसका आंसर है मीरा ने श्री कृष्ण का भक्ति रूपी घृत संसारिकता रूपी दही को मत कर काढ़ लिया है, अर्थात उन्होंने इस दही रूपी असार संसार से घृत रूपी कृष्ण भक्ति का सार तत्व प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। इसका आंसर है लोग मीरा को श्री कृष्ण के प्रति उनके
उत्कट अनुराग एवं अनन्य प्रेम को देखकर बावली कहते हैं। मीरा को भक्ति में दीवानी या पगली कहकर उनके प्रेम की चरमावस्था पर उनको सम्मान दिया जा रहा है। मीरा ने कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर राजपरिवार, कुटुंबी संबंधी छोड़ दिए, परिवार और सामाजिक मर्यादा की भी चिंता नहीं की, जगत की निंदा सहन की और मंदिरों में भजन गाती फिरती हैं। उनकी इसी दीवानगीपन के कारण लोग उन्हें दीवानी कहने लगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसका आंसर है मीरा जगत को देखकर रो पड़ती है। वे इस संसार के कार्य व्यापार को सुख दुख का कारण मानती है। इस जगत की नश्वरता और असारता को जानते हुए भी लोग उसी में लिप्त रहते हैं, उससे मुक्ति के लिए भक्ति का मार्ग नहीं अपनाते। मीरा संसार की इस मूर्खता को देखकर रोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद कवि के आधार पर बताइए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध क्या है? इसका आंसर है, रात भर लगातार वर्षा होने के कारण कवि को अपने घर की याद आ गई। उसे घर के सदस्यों के साथ व्यतीत किए गए अपने हंसी खुशी के मनोरंजक दिन याद आ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके मन और प्राणों में यादें ही यादें समा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? कवि की बहन बड़ी उमंग के साथ मायके आई होगी। उसने सोचा होगा कि घर जाकर भाई बहनों से मिलूंगी, परंतु घर आकर जब उसे पता चलता होगा कि उसका एक भाई जेल में बंद है, घर पर ही नहीं है, तब उसे बड़ा दुख हुआ होगा। इसी कारण पिता का घर, जहां उसने सब कुछ ठीक ठाक होगा सोचा था, वहां उसे भाई की अनुपस्थिति के कारण घर कष्ट और दुख का बसेरा लगा होगा। इसीलिए कवि ने बाप के घर को परिताप का घर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से क्यों छिपाना चाहता था? तो इसका आंसर होगा, कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से इसलिए छिपाना चाहता है जिससे कि उसके पिता अपने पांचवें बेटे को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता से सर्वथा मुक्त रहे। वह अपने सबसे छोटे बेटे की याद में रो रोकर परेशान न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दुष्यंत की साय में धूप गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में इस कथन पर विचार करें। दुष्यंत की इस गजल में सामाजिक परिवर्तन की बात कही गई है। समाज जड़ हो चुका है, जनता निष्क्रिय सी है। कवि की निम्नलिखित पंक्तियां इसका प्रमाण है। मैं बेकार हूं आवाज में असर के लिए। इसमें जैसे इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, इन्हें अच्छे से याद कर लें। बाकी आप इन आंसर को समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही आंसर लिखना है जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। आप इनको पढ़ लें एक बार और आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कमीज न होने के कारण लोग पांव से पेट क्यों ढक लेते हैं? साय में धूप कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। अथवा दुष्यंत कुमार के कमीज न होने पर लोग पांव से पेट क्यों ढक लेते हैं, किस अर्थ में कहा गया है? इसका आंसर है, यहाँ के लोग पूरी तरह से भाग्यवादी और यथास्थितिवादी हो चुके हैं। वे अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं है, अथवा वे इसके लिए संघर्ष भी नहीं करते। वे सुविधा न मिलने पर जैसे तैसे जो है उसी में जीने लग पड़ते हैं। हालात बदलने की कोशिश भी नहीं करते, उनमें विकास की कामना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से अपनी खुशहाली और संपन्नता मांगता है, किंतु अक्क महादेवी स्वयं के लिए ईश्वर से घोर अभाव का वरदान मांगती है, क्यों? तो इसका आंसर है हमारा, प्रत्येक साधारण व्यक्ति ईश्वर से अपने लिए खुशहाली और संपन्नता मांगता है, क्योंकि वह केवल यह लोक के विषय में सोचता है, परलोक की उसे तनिक भी चिंता नहीं होती। जब यह लोक का सुख तो एक छलावा है और वास्तविक सुख परलोक के सुखों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री अक्क महादेवी भूख प्यास नींद आदि से क्यों बचना चाहती थी? तो इसका आंसर होगा, कन्नड़ की प्रसिद्ध कवयित्री अक्क महादेवी मानती हैं कि मनुष्य भूख प्यास और नींद के कारण ही सांसारिक प्रपंच में उलझता है। भौतिक सुख और इंद्रियों की संतुष्टि में खोया मनुष्य अपने प्रभु से दूर चला जाता है। जब तीव्र भूख या प्यास सताती है या किसी का लोभ व्याकुल करता है, तब आराधक अपने प्रभु की साधना को बीच में ही छोड़ देता है और रोटी पानी जुटाने के लिए बेचैन हो उठता है। आपको क्वेश्चन ना ज्यादा लॉन्ग लिखना है और ना ही ज्यादा शॉर्ट लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक आँख किसे कहा गया है? सबसे खतरनाक आँख उसे कहा गया है जो सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ अनदेखा कर देती है। आँख शब्द यहाँ दृष्टि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऊपरी आँखों से तो सब देखते हैं, परंतु मन की आँखों से देखने में संवेदना, सहानुभूति और प्यार भी प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ने का आशय क्या है? इसमें किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसका आंसर है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ने का अर्थ है कि किसी अल्पज्ञानी से मार्गदर्शन प्राप्त करना। यदि गुरु स्वयं ही अल्पज्ञ हो तो फिर वह शिष्य को समुचित ज्ञान या मार्गदर्शन कहाँ से दे सकता है? अतः सच्चा और समुचित ज्ञान पाने के लिए गुरु का सच्चा ज्ञानी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी का रंग कविता से आदिवासी समाज में किन किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? तो प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज में शहरों की अपसंस्कृति के प्रभाव में आई नग्नता, अमर्यादीय आचरण तथा संबंधों में ठंडेपन की ओर संकेत करती है। नंगेपन की बुराइयों पर प्रभाव करती हुई कवित्री कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आज आदिवासी जनजीवन में जड़ता आ गई है, एक ठंडेपन ने उसे घेर लिया है। कवियत्री उसके लिए ठंडी होती दिनचर्या का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर निर्मला पुतुल ने क्यों बल दिया है? निर्मला पुतुल ने क्यों बल दिया है? तो हमारा इसका आंसर है, कवित्री को अपनी मातृभूमि झारखंड क्षेत्र की विशेषताओं पर गर्व है, उनसे स्वाभाविक लगाव है। वह वहां के निवासियों के स्वभावगत भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी आवश्यक मानती हैं। कारण यह है कि स्वभाव से सरल और भोले व्यक्ति ही प्राय छोटी छोटी बातों पर तनकर खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी वशिंधर के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं और क्यों? मतलब इस क्वेश्चन में आपको मुंशी वशिष्ठ के चरित्र कैसा था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है और आपको याद है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसका आंसर दे सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं या फिर जिन आंसर को मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर पढ़ूंगी उनके, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका आंसर है, नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार संदेश देना चाहता है कि चाहे असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि का कैसा ही अंधेरा क्यों ना हो व्याप्त हो, किंतु सत्य के प्रकाश में वह चमक है कि वह इन दुराचरणों को भेद सकता है। सत्य सर्वोच्च है। नमक का दरोगा कहानी में कहानीकार पाठकों के हृदय में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जगाना चाहता है। यह कहानी जीवन में सत्य और सदाचार के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नाना भाई का मसीहा, नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह साधारण नान भाई नहीं है, वह खानदानी नान भाई है। उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती है। वह तुनकी और रुमाली जैसी पतली और महीन रोटियां बनाने भी जानते हैं। वह रोटी बनाने को एक कला मानते हैं। उन्हें स्वयं को इस कला का उस्ताद कहना भी जचता है। उनकी बातचीत में एक कलाकार की आत्मविश्वास से भरपूर बेबाकी साफ झलकती है। उनमें महान कलाकारों का सा फक्कड़पन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या होती है? तो इसका आंसर होगा, मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम व्यवहारिक अनुभव को मानते हैं। उनके साथ जब तक कोई व्यक्ति बर्तन मांजना, भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना नहीं सीख लेता, तब तक वह अच्छा नानबाई नहीं बन सकता। केवल चारपाई पर बैठकर हुक्म चलाने से नानबाई नहीं बना जा सकता। मियां का मत है कि तालीम को अपनाना भी बहुत जरूरी होता है, उसके बिना व्यवहारिक शिक्षा अधूरी ही समझी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानबाई से आप क्या समझते हैं? मियां नसरुद्दीन ने इस कला में किस प्रकार महारत हासिल की? तो इसका आंसर होगा, नान का अर्थ होता है रोटी, चपाती, तंदूर में पकाई जाने वाली एक प्रकार की मोटी रोटी होती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रोटियां पकाई जाने की कला नानबाई को आती थी। मियां नसरुद्दीन पुश्तैनी नानबाई थे। ठीक है, तो नानबाई के बारे में हमने इस क्वेश्चन में भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है, तो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग, जो हमने पहले दो क्वेश्चन पढ़े, इन दोनों के अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा शिव शंभू की गाय किस बात का प्रतीक है? तो इसका आंसर है हमारा शिव शंभू की गाय भारतीयों के सहृदय प्रेमपूर्ण सरल स्वभाव की प्रतीक है। लेखक ने उनके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि भारतीय अपने प्रताड़क शत्रु के विनाश पर भी उतने ही दुखी होते हैं जितने कि अपने निकट संबंधी के। जैसे शंभू की वह दुर्लभ गाय स्वयं को टक्कर मारने वाली गाय के चले जाने पर सारा दिन शोक के कारण भूखी खड़ी रही, उसी प्रकार स्वयं को प्रताड़ित करने वाले वायसराय के भारत से विदा होते समय भारतीयों का मन भावुक हो उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड कर्जन की कौन सी चाल उल्टी पड़ गई? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन के मन में भारत के एक सुस्थिर और शांत शासन की व्यवस्था देने की लालसा थी। वैर विरोधी शून्य देश बनाकर वे इसका इतना बढ़िया प्रबंध करना चाहते थे कि उनके आने वाली अनेक पीढ़ियों तक लोग चैन की नींद सो सके, आराम से शासन कर सके। परंतु उनकी बंग भंग की योजना उनके लिए सूली साबित हुई। देश शांत होने की बजाय और अधिक क्रांति की ज्वाला से धधक उठा। पूरा भारत उनके विरोध में खड़ा हो गया। ऐसी अशांति फैली कि शासकों की नींद और भूख हराम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो इसके हमें 2 पॉइंट बनाकर लिखने हैं या आप सिंपल पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है पहला, बंग भंग के विचार एवं उसकी योजनाओं को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारे भारतवासी उनके खिलाफ खड़े हो गए। इससे कर्जन का दबदबा कम हो गया और वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने खोजने लगा। सेकंड है हमारा कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर नियुक्त करने की सिफारिश की थी, परंतु उसकी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। इससे क्षुब्ध होकर उन्हें इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। नेक्स्ट है हमारा पाठ का तथा लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें हमारा आंसर दिया गया है कि पाठ का नाम है गलता लोहा। इसमें हमें लेखक का नाम मेंशन नहीं हुआ है, तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। बाकी आपको काव्यखंड और गद्यखंड के जितने भी लेखक हैं और राइटर हैं, कवि हैं, उनके नाम याद करने हैं पाठ और कविता के साथ साथ कि किसने लिखे हैं। ये आपका 1 नंबर में या सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं हम रमेश बाबू मोहन को किस रूप में अपने घर में रखे हुए थे? तो इसका आंसर है रमेश बाबू मोहन को घरेलू नौकर के रूप में अपने घर में रखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है मोहन शहर के स्कूल में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? इसका आंसर है एकदम नया वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण मोहन शहर के स्कूल में अपनी पहचान नहीं बना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग था? इसका आंसर है रजनी का चरित्र स्त्री की बनी बनाई पारंपरिक धारणाओं से कई मायनों में अलग है। भारतीय स्त्री सहनशील, कोमल तथा अबला मानी जाती है। इस नाटक की रजनी एक आधुनिक भारतीय नारी है जो संघर्षशील है और शक्तिमती है। वह अन्याय के प्रति असहनशील है और जुझारू व्यक्तित्व की धनी है। वह सामने होता हुआ अन्याय नहीं देख सकती है, उसके खिलाफ वह तुरंत आवाज उठाती है और देखते ही देखते जन आंदोलन छेड़ देती है। नेक्स्ट है हमारा रजनी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो इसमें रजनी के चरित्र की विशेषताएं बतानी है कि उसके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं थी, वो कैसे अलग थी बाकी स्त्रियों से। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणाओं से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग था। तो आप इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये उसके चरित्र की विशेषताओं को डिफाइन करता है। इसका आंसर है रजनी इस नाटक की नायिका है। उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है संघर्षशीलता। वह अन्याय के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने में कुशल है। वह आत्मविश्वास से भरपूर तथा साहसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूशन पढ़ाना छात्र और अध्यापक का मामला है। आप इस तर्क से कहां तक सहमत है? तो इसका आंसर है मैं इस तर्क से कतई सहमत नहीं हूं। यदि कोई अध्यापक स्कूल के किसी छात्र को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य करता है, तब यह उस स्कूल के हेडमास्टर का कर्तव्य बनता है कि वह ऐसा ना होने दे। हेडमास्टर यह कहकर अपना दामन नहीं बचा सकता है कि छात्र और अध्यापक के बीच मसला है। इस तरह से तो छात्र असहाय और अध्यापक निरंकुश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदमी को काटकर निकालने का व्यंग मार्मिक है, टिप्पणी कीजिए। आदमी को काटकर पेड़ के नीचे से निकाल लेने का व्यंग बड़ा ही हृदयस्पर्शी है। एक मनचले युवक ने यह सुझाव दिया कि यदि पेड़ को हटाया या काटा नहीं जा सकता है तो फिर दबे हुए आदमी को ही काटकर पेड़ के नीचे से निकाल लिया जाए। इस प्रकार के संवाद से यह स्पष्ट करते हैं कि सरकारी बाबू से लेकर अधिकारी तक सब संवेदन शून्य
कार्यप्रणाली का हिस्सा है। बात छोटी सी है परंतु उसको लंबित करके दबे हुए आदमी की जान खतरे में डाल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? तो इसका आंसर होगा, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान इसलिए था क्योंकि वे देश विदेश के बारे में बहुत सी बातें पहले से ही जानते थे। वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत के अनेक नगरों से परिचित हो चुके थे। उनमें से अनेक ऐसे भी थे जो तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सभ्यता क्या है? तो इसका आंसर है, देश के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और वहां रहने वाले सभी लोगों को महत्वपूर्ण मानते हुए सभी के समन्वित रूप को ही देश अर्थात भारत माता मानना और भारत माता की जय के रूप में उन्हीं की जय जयकार करना हमारी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेजो क्या है? मरुभूमि में रेत के नीचे संकर गहरे कुएं जिसे कुई कहा जाता है की खुदाई करने और एक विशेष तरह की चिनाई का काम चेजो कहलाता है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा न होने पर कुई में पानी कहां से आ जाता है? तो रेगिस्तान क्षेत्र में जब कभी वर्षा होती है तब वर्षा जल की बूंदें रेत के भीतर नमी के रूप में एकत्र हो जाती हैं। नीचे खड़िया पट्टी के स्तर पर पहुंचकर ही अटक जाती हैं। पत्थर की सतह इस नमी को नीचे नहीं जाने देती। इसी स्थान पर कुई की धार लगाई जाती है और पानी रिस रिस कर भीतर एकत्र होता रहता है। वर्षा हो ना हो, नमी के द्वारा बूंद बूंद करके रिसता हुआ जल लगातार मिलता रहता है। यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्यतः कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? आप इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं और जैसे हमने इसके ऊपर यहाँ पे इन दो क्वेश्चन में मेंशन किया है कुई के बारे में, तो आप अगर इन क्वेश्चन से समझ जाएं तो आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है? तो इसमें आंसर दिया गया है कि कुई का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, छोटे व्यास में पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है, आराम से पानी निकाला जा सकता है। दूसरा कारण है अत्यधिक गर्मी पड़ना, तेज गर्मी के प्रकोप से कुई में फैले हुए जल का भाप बनकर उड़ जाना आसान हो जाएगा। फिर तीसरा कारण है हमारा, वाष्पीकरण से बचाने के साथ साथ पीने के पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी उसे ढकना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तातुश कौन थे और उन्होंने बेबी हालदार की क्या सहायता की। सो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, इसको भी आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तातुश एक शिक्षक थे और बेबी हालदार उनके यहाँ घरेलू काम करती थी। लेखिका बेबी हालदार की जिंदगी में यदि तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन परिचय भी नारकीय ही रहा होता। तो अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आप इसको अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अपने परिवार में तातुश के घर तक के सफर के बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तो इसका आंसर है, अपने परिवार में तातुश के घर तक के सफर में बेबी ने जान लिया था कि रिश्ते दिल से बनते हैं, मान लेने भर से नहीं। तातुश ने उसकी समस्याएं जानकर उसे सहानुभूति का व्यवहार रखा। वह उसे दिल से चाहते थे। उन्होंने उसे अपने यहाँ नौकरानी की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार से रखा और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातुश के घर काम करने वाली औरत ने बेबी को गालियां क्यों दी? लेखिका तातुश के घर काम ढूंढती हुई आ पहुंची थी। तातुश ने बेबी से बातचीत करके उसे काम पर रख लिया था। जब बेबी वहां पहुंची तब उसने देखा कि एक महिला वहां पहले से ही काम कर रही है। तातुश ने उसे काम से हटाकर बेबी को काम पर रख लिया। इससे वह क्रोध से भरकर उसे गालियां बकने लगी। उसने लेखिका की यह बात तक भी नहीं सुनी कि उसे उसके काम के बारे में पता ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तातुश लेखिका के आने पर क्यों खुश हो गए थे? तातुश सारा दिन अकेले रहते थे। कहने के लिए तो घर पर दिन में उनका छोटा बेटा रहता था, परंतु वह था एकांतवासी। वह किसी से भी बात नहीं करता था। तातुश लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे, इसलिए जब लेखिका तातुश के वहां आती थी तो तातुश खुश हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तातुश का व्यक्तित्व हमें क्या सिखाता है? तातुश बड़े सज्जन थे। वे लेखिका बेबी हालदार
का हमेशा ध्यान रखते थे। लेखिका को लिखने की प्रेरणा तातुश ने ही दी थी। वे लेखिका को निरंतर प्रेरित करते रहते थे। तातुश के व्यक्तित्व से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता करनी तथा अच्छे कार्यों के लिए भी सभी को प्रेरित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्यों और उनसे संबंधित राज्यों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, भारत के प्राय सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी ओढ़कर घूमर करती हैं। गुजरात में डांडिया के सहारे स्त्रियां गरबा करती हैं, नृत्य करती हैं और पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप होता है। महाराष्ट्र के मछली पालन में से जुड़े हुए समुदाय हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पर पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपने अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवांची नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना गया है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। लोक नृत्य में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम में बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलाहम, तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा रास और टिप्पणी, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल, ओडिशा, झारखंड का छाओ उल्लेख्य है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सिंपल हमने भारत के राज्य थे और भारत के राज्य में जो जो लोक नृत्य हैं, प्रसिद्ध नृत्य हैं, उनके बारे में मेंशन किया है। इसको आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। बस आप मेन पॉइंट याद कर लीजिए। और आज के काव्यखंड और गद्यखंड के आपके क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में पत्र और समाचार पत्र से रिलेटेड और निबंध से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं हम। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप सिंपल वेबसाइट पे जा करके इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपने जो भी आपको PDF चाहिए उसको परचेज कर सकते हैं। और अच्छे से तैयारी करते रहिए और जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको पढ़ते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।